की अर्थव्यवस्था डूब गई, पाकिस्तान कंगाल हो गया, तो अमेरिका से रिक्वेस्ट करने लगा कि भाई हमारे पे प्रतिबंध हटा दीजिए। अब भारत टुकुर टुकुर देख रहा था, अगर इस पे से हटा तो हम भी हटवाएंगे, कहेंगे तो हमरो हटाओ। पाकिस्तान ने कहा हटा दो, अमेरिका का नहीं हटाएंगे। पाकिस्तान ने कहा कि देख भाई, अगर तुम नहीं हटाया हम पाकिस्तान के JF-17 थंडर फाइटर जेट्स हॉटकेक्स की तरह फरोख्त हो रहे हैं। ये तैयारा एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन गया है, क्योंकि इराक इसमें दिलचस्पी जाहिर करने वाला ताज़ा तरीन मुल्क है। इंडिया के जो सरकमस्टेंसेस हैं इस समय मिलिटरली, वो इतने खराब हो चुके हैं कि मोदी जी अगर कुछ बोलेंगे उसकी वैल्यू तो छोड़िए, उसका काउंटर आ जाएगा ट्रंप से। लेकिन जिस पाकिस्तान की फौज खुद को उन्मत्त की ढाल और इस्लामी दुनिया का रहनुमा बताती नहीं थकती, उसी फौज को आज गाजा के दरवाजे पर ही रोक दिया गया है। और रोक किसने दिया? इजराइल ने सीधे दो टूक शब्दों में कहा कि पाकिस्तानी आर्मी हमें गाजा में मंजूर नहीं। और वो कोई सीरियसली लेता नहीं, सिवाय हमको छोड़कर खुद को। और आप एक बात देखें, आप पिछले साल में जो एक हरकत हुई यहाँ पर दक्षिण एशिया में, तो उसको भारत ने किस नजरिए से देखा, पाकिस्तान ने किस अंदाज से देखा, और बाकी की दुनिया ने कैसे देखा इसको। भारत और पाकिस्तान का ये मानना है कि दोनों देश जब ये जो जंग लड़ी, वो तो दोनों देश कहते हैं कि हम जीत गए। बाहर से कोई नहीं कहता कि भारत जीता। चीन का जदीद हथियार। चीन ने हरिकेन 3000 नामी जदीद तरीन हथियार मुतारिफ करा दिया है, जो एक ही वक्त में सैकड़ों ड्रोन्स को मार गिराने की सलाहियत रखता है। चीन का ये सिस्टम अमेरिका के इसी नौइयत के सिस्टम से कहीं ज्यादा मुअस्सर और जदीद है। भारत को कोई सीरियस नहीं लेता। ऑपरेशन सिंदूर में हम चीखते रहे कि पाकिस्तान को शिकस्त हुई, मगर हमारे सिवा दुनिया में कोई ये बात मानने को तैयार नहीं। हम चीन से मुकाबला करने निकले थे, मगर मुसलमानों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए, और आज बांग्लादेश की मईशत हमारे बराबर आ खड़ी हुई है। गोबर भक्तों को धूल चटाने के बाद पाकिस्तान का JF-17 थंडर कम लागत और मल्टी रोल सलाहियतों के बायस आलमी तवज्जो का मरकज बना है। ये तैयारा पाकिस्तान फिजाइया की शानदार पेशावराना महारत पर आलमी एतमाद का सबूत है, और पाकिस्तान की दिफाई ताकत व कौमी वक़ार की वाज़ह अलामत है। भारत के जो हालात हैं इस वक्त फौजी लिहाज से, वो इतने ख़राब हो चुके हैं कि मोदी अगर कुछ बोलेगा उसकी अहमियत तो छोड़िए, ट्रंप की जानिब से उसका उलट जवाब आ जाएगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और सिपह सालार की आलमी सतह पर कदर बढ़ गई है, और ट्रंप की नज़र में भी कदर बढ़ गई है। की अर्थव्यवस्था डूब गई, पाकिस्तान कंगाल हो गया, तो अमेरिका से रिक्वेस्ट करने लगा कि भाई हमारे पे प्रतिबंध हटा दीजिए। अब भारत टुकुर टुकुर देख रहा था, अगर इस पे से हटा तो हम भी हटवाएंगे, कहेंगे तो हमरो हटाओ। पाकिस्तान ने कहा हटा दो, अमेरिका का नहीं हटाएंगे। पाकिस्तान ने कहा कि देख भाई, अगर तुम नहीं हटाया हम गूगल पे अपलोड कर देंगे, फेसबुक उसबुक पे डाल देंगे। हम वहाँ पे इंटरनेट, गूगल आ चुका था उस समय, इंटरनेट पे डाल देंगे परमाणु बम कैसे बनता है, पूरा फॉर्मूले डाल देंगे इंटरनेट पे, अखबार में छपवा देंगे। हटाओ प्रतिबंध, नहीं तो हमारे यहाँ से फिर तुम समझ जाना हर घर में परमाणु बम बनेगा। अमेरिका माथा पीटा का चोटा कहीं कहीं, कितना खचड़ा आदमी है रे। अमेरिका ने प्रतिबंध हटाया किस पे से? पाकिस्तान। इंडिया के जो सरकमस्टेंसेस हैं इस समय मिलिटरली, वो इतने खराब हो चुके हैं कि मोदी जी अगर कुछ बोलेंगे उसकी वैल्यू तो छोड़िए, उसका काउंटर आ जाएगा ट्रंप से। लेकिन क्योंकि हम अपने घर में अपने ऑडियंस को जोड़ के रखना चाहते हैं पाकिस्तान और फौज के मामले को लेके, इसलिए किसी को तो बोलना है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष, इन सब की वैश्विक कीमत बढ़ गई है, ट्रंप के नजर में कीमत बढ़ गई है। जो अफगानिस्तान पे इस समय पाकिस्तान ने हमला किया था, वो सब ट्रंप का कराया हुआ था, उसी ने रुकवा भी दिया। भारत को कोई सीरियसली लेता नहीं, सिवाय हमको छोड़कर खुद को। और आप एक बात देखें, आप पिछले साल में जो एक हरकत हुई यहाँ पर दक्षिण एशिया में, तो उसको भारत ने किस नजरिए से देखा, पाकिस्तान ने किस अंदाज से देखा, और बाकी की दुनिया ने कैसे देखा इसको। भारत और पाकिस्तान का ये मानना है कि दोनों देश जब ये जो जंग लड़ी, वो तो दोनों देश कहते हैं कि हम जीत गए। बाहर से कोई नहीं कहता कि भारत जीता। शायद कोई लोग ना भी कहें कि पाकिस्तान हार गया या जीत गया, लेकिन भारत की जीत हुई ऐसा कोई मानने को तैयार नहीं है। दूसरी बात यह कि जो हथियार का इस्तेमाल हुआ था उस जंग में, उसमें से सबसे बड़ा नाम जो निकल के आया है वो चीन का है, जो J-10 प्लेन दिए हैं उनको पाकिस्तान को। तो ना तो हम हार्ड पावर में जो जंग में, या कोई इकोनॉमी में, या सॉफ्ट पावर में। सॉफ्ट पावर से मुराद होती है कि आपका कल्चर है, आपकी डेमोक्रेसी है, उससे वो कोई मान्यता ये रखता नहीं है। तो ये जो हरकतें हमने की है 2015 के बाद, 2015 में पहला कानून आया बीफ पोजेशन पे, जिसके बाद ये सब लिंचिंग शुरू हो गए। फिर 2018 में
उत्तराखंड ने पहली दफा लव जिहाद का लॉ पास किया, जिसके जरिए कोई हिंदू मुसलमान शादी नहीं कर सकते। 2019 में सीए आया कि मुसलमान को छोड़ के बाकी जितने भी शरणार्थी हैं इन 3 देशों से उनको हम ले लेंगे। 2019 में भी सिर्फ मुसलमानों के लिए एक क्रिमिनल कानून लाया गया, बाकी सब आपके लिए मेरे लिए ये सिविल रॉन्ग है, डिवोर्स। तो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए क्रिमिनल बनाया गया। तो आप हट के देखें तो ये सब चीजों का मतलब क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि हम यही चीजें करना चाहते हैं कि हम जो परसिक्यूशन लफ्ज हैं, कि हम जो माइनॉरिटीज हैं उनके पीछे हम लगे रहें। 15 साल पहले तक आप और मैं तो जानते हैं कि ये चीज इतनी पुरानी भी नहीं है। भारत की सोच, भारत की मीडिया की सोच, भारत की पॉलिटिक्स की सोच, भारत के प्रजा की सोच ये थी कि हम चीन से हम मुकाबला करेंगे। ये हमने छोड़ दिया है, ये हमने मीडिया में छोड़ दिया है, ये हमने पॉलिटिक्स में छोड़ दिया है, ये हमने लोग में छोड़ दिया है। आज हम मुकाबला करेंगे तो पाकिस्तान से करेंगे और बांग्लादेश से करेंगे, और औकात हमारी ये है आज, और दुनिया भी ये मानती है कि ये हम औकात उनकी। मैंने आपसे चीन की बात की 1990 में। 2014 में जब मोदी साहब आए दिल्ली, बांग्लादेश हमसे 30% पीछे था जीडीपी में, आज बराबर है वो। तो चीन को तो हम पकड़ नहीं पाए, बांग्लादेश ने भारत को पकड़ लिया। तो ये है। स्वागत है आपका। सबसे पहले आज शख्सगम वैली, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करेंगे। वहां पर चाइना एक सड़क बना रहा है, यारकंद आघिल शख्सगम रोड है ये। जी हाँ, जो सियाचिन ग्लेशियर है जो इंडिया के अंडर में है, वहां से सिर्फ 30 से 50 किलोमीटर की दूरी पर ये सड़क जो है ये चाइना बना रहा है, और ये सीपैक प्रोजेक्ट 2.0 का हिस्सा है। जी, लेकिन ये जो एरिया है ऑलरेडी पाकिस्तान ने गिफ्ट दे दिया था 1963 में चाइना को। शख्सगम वैली करीब करीब 5200 किलोमीटर के आसपास का एरिया है, और इंडिया इसको अभी भी अपना मानता है क्योंकि पीओके को अपना मानता है। लेकिन 63 में एक नया बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था चाइना और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान ने इसको शख्सगम वैली को 5180 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को चाइना को गिफ्ट दे दिया था। ये वही क्षेत्र था जिस पर चाइना का पाकिस्तान का पीओके के कारण कब्जा था। अब भारत ने कहा कि 1963 का जो एग्रीमेंट था पाकिस्तान और चाइना का शख्सगम वैली के रूप में बिल्कुल और बिल्कुल इलीगल है, हम उसको नहीं मानते। हम सीपैक प्रोजेक्ट को भी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी नहीं मानते, ये इंडियन एरिया से होकर गुजरता है। अब मुसीबत ये है कि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट मात्र है, इसके पीछे कोई अब एक्शन तो है नहीं। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि शख्सगम वैली के अंदर जो जमीनी हकीकत है, जो ग्राउंड रियलिटी है, उसको चाइना बदल रहा है, वहां पे सड़क बना रहा है वहां पर। और गिलगित बाल्टिस्तान जो कि पीओके का हिस्सा है, वहां भी उसकी सड़क और प्रोजेक्ट है, अब सीपैक 2 भी आ रहा है। तो चीन के साथ लगातार भारत ने विरोध जताया है, लेकिन मुसीबत सारी ये है कि एक विरोध जताने के अलावा आप अब कर भी क्या सकते हैं। सर एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी तो फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, वही फॉर्मेलिटी जो सीपैक 1 बन रहा था तब की थी, उसके बाद सीपैक 2 आ रहा है तब की है, अब ये रोड बन रही है तो तब की है। लेकिन शख्सगम वैली को तो चाइना बेसिकली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा नहीं मानता, वो तो उसको अपना हिस्सा मानता है। तो अब आप चाइना से विरोध व्यक्त करो या पाकिस्तान से विरोध व्यक्त करो, अब उससे क्या फर्क पड़ता है, वो वापस तो आने वाला है नहीं। तो यहां पर शख्सगम वैली में जब उनकी ये जो सड़क बन जाएगी यारकंद आगिल और शख्सगम की, तो फिर ये चाइना जो है बिल्कुल भारत के बॉर्डर पे आकर, बॉर्डर ही नहीं बल्कि वहां पर कहा जाए सियाचिन ग्लेशियर के सिर पर आकर खड़ा हो जाएगा, सॉल्टो रिज से 30 से 50 किलोमीटर। तो ये नई सड़क जो निकाली गई है, ये सियाचिन ग्लेशियर के नॉर्दर्न जो एक छोर है, वहां पर एक जगह है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल से सिर्फ 50 किलोमीटर नॉर्थ में ये समाप्त होती है, और इंदिरा कॉल इंडिया के कंट्रोल में है 1984 से। तो भारत का संदेश है कि आप जम्मू कश्मीर में कोई भी बदलाव करेंगे तो उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तो पाकिस्तान के पास है, और ये एरिया जो शख्सगम वैली का था ये तो पूरा का पूरा चाइना के पास है। हरिकेन की अल्टीमेटली चाइना ने एक ऐसा वेपन बनाया है जो ड्रोन्स का जो पूरा झुंड आता है, एक स्वैम ऑफ ड्रोन्स जिसे कहते हैं SWARM, स्वैम ऑफ जो ड्रोन्स आ जाए 300 400 500 800 इकट्ठे आ जाए, तो क्या उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स फायर करने के बाद गिराया जा सकता है? बिल्कुल साहब, चाइना ने एक बहुत सीक्रेट वेपन बनाया है, ये बहुत पावरफुल माइक्रोवेव हथियार सिस्टम है, और ये 3 किलोमीटर की दूरी पर, 3 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई ड्रोन पहुंच जाए तो वहां से आराम से इसको मार सकता है। ये माइक्रोवेव हथियार जो है 80,000 वोल्ट, अब देखिए आजकल तो इतना वोल्ट तो आता नहीं, हमारे यहाँ तो 200-300 वोल्ट की बिजली आती होगी, तो ये 80,000 वोल्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पैदा कर सकता है, EMP 20,000 वोल्ट तक के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पैदा कर सकता है, जो एक किस्म से बहुत बड़ा विस्फोट होता है, और वो किसी भी सामने से जो टारगेट है, प्लेन हो, मिसाइल हो, ड्रोन हो, सबको मार गिरा सकता है। ये अपने आप में एक बहुत ही ना केवल पावरफुल है, बल्कि एक किस्म से चाइना को एक एज मिल गई है। यहां से ये सिस्टम अकेले काम कर सकता है, या फिर आपकी जो आर्टिलरी है उसके साथ मिलकर काम कर सकता है, और कहीं ना कहीं एक हाई पावर माइक्रोवेव हथियार सिस्टम, जो अमेरिका के पास ऐसा सिस्टम है उसकी रेंज 2 किलोमीटर, लेकिन जो चाइना ने बनाया उसकी रेंज 3 किलोमीटर से, तो 3 किलोमीटर दूर तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पैदा करके वो आराम से उनको, अगर पूरे के पूरे झुंड आते हैं तो उसको गिरा सकता है। अब हरिकेन 3000 इसका नाम रखा गया है, ये ट्रैक भी करता है, पता लगाता है, ऑटोमेटेड है,
और किसी भी चलते फिरते मूविंग टारगेट को, टारगेट कोई भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, कोई ड्रोन भी हो सकता है, या कोई और चीज हो सकती है, मिसाइल भी हो सकती है, उसको रडार का इस्तेमाल करता है। और जैसे ही इनकी वेव्स उस पर लॉक हो जाती हैं तो ये एंटेना पैनल से हाई पावर माइक्रोवेव ईएमपी पैदा करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करके उसको विस्फोट करके वहीं उड़ा देता है और ये उसको खत्म हो जाता है, वहां पे जल जाता है। ये एक पुरानी तकनीक है जिसको कहते हैं सॉफ्ट किल। तो ये सॉफ्ट किल से काफी अलग है। इसका काम ड्रोन्स को जाम करना है, उनको पता लगाना है, रोक देना और नष्ट कर देना है। तो ये बताया जा रहा है। मैं तो टेक्निकल आदमी नहीं हूं, लेकिन जो हमारे सामने पिक्चर निकल के आ रही है मैं उसके बारे में जरूर आपको ये कह सकता हूं। अब आते हैं आज की जो मेन। पाकिस्तान फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू इन दिनों इराक के दौरे पर हैं, जहां एक मुलाकात में इराकी फिजाइया के सरबराह ने पाकिस्तान फिजाइया की पेशा वराना सलाहियतों को न सिर्फ सराहा बल्कि JF-17 थंडर फाइटर जेट्स के साथ साथ सुपर मशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट में गहरी दिलचस्पी का इजहार भी किया। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब पाकिस्तान की दिफाई बरामदात खित्ते में तवज्जो हासिल कर रही है। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सूडान भी JF-17 में दिलचस्पी जाहिर कर चुका है, जबकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान JF तैयारों के बदले कर्जे सेटल करने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर के मुताबिक JF-17 की मकबूलियत की बड़ी वजूहात में इसकी कम लागत, मल्टी रोल कैपेबिलिटी और पाकिस्तान की जानिब से तरबियत और ऑपरेशनल मुआवनत फराहम करने की सलाहियतें हैं। बाज़ मुबस्सिरीन इस नई आलमी दिलचस्पी को इंडिया के साथ गुज़िश्ता मई में होने वाले तनाज़े के दौरान पाकिस्तान फिज़ाइया की कारकर्दगी से भी जोड़ रहे हैं। अब जिस पाकिस्तान की फौज खुद को उन्मत की ढाल और इस्लामी दुनिया का रहनुमा बताती नहीं थकती, उसी फौज को आज गाजा के दरवाजे पर ही रोक दिया गया है। और रोक किसने दिया? इजराइल ने। सीधे दो टूक शब्दों में कहा कि पाकिस्तानी आर्मी हमें गाजा में मंजूर नहीं। और यही है पाकिस्तान की असल औकात। दरअसल काफी समय से चर्चा चल रही थी कि गाजा में ISF तैनात किया जाएगा। दावा किया गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आसिम मुनीर पर दबाव बना रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी फौज भेजे। इस्लामाबाद के गलियारों में ढोल पीटे जा रहे थे कि भाई देखो अमेरिका भी हमें चाहता है, हम मिडिल ईस्ट के बड़े खिलाड़ी बनेंगे। लेकिन तभी इजराइल ने ऐसा तमाचा जड़ा कि पाकिस्तान का पूरा नैरेटिव बिखर गया। इजराइल की तरफ से जो ये बातें कही गई कि नहीं पाकिस्तानी आर्मी नहीं चाहिए, ये पाकिस्तान और आसिम मुनीर के मुंह में कितना बड़ा तमाचा है। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर छोड़ा और अमेरिका के ऊपर बड़ा तमाचा है। ये ट्रंप ने गाजा पीस प्लान तैयार किया, 20 पॉइंट का प्लान बनाया और उसके लिए यूरोप के देशों को इनवाइट किया। मिडिल ईस्ट के देश भी आए, सऊदी अरब, UAE